अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जंगलों में घुसपैठ की। तो देखो, जंगलों में यहाँ पे घुसपैठ का मतलब क्या है कि जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, कौन लोग रह रहे हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, जिनको भी जनजातीय लोग बोला गया उस समय, जनजातीय का मतलब ये नहीं था कि क्या है, वो असभ्य है। तो घुसपैठ जो लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उनको करने का कुछ ना कुछ क्या होता था, रीजन होता था। और सबसे बड़ा जो रीजन यहाँ पे क्या है, हाथी। ठीक है, इसीलिए जंगल वासियों से ली जाने वाले पेशकश में अक्सर यहाँ पे हाथी भी क्या होते थे, शामिल होते थे। अब जो भी यहाँ पे मुगल लोग होते थे, ठीक है, बोला गया है कि यहाँ पे जंगल में रहने वाले लोगों तक यहाँ पे छोड़ा क्या किया जा रहा है, नहीं जा रहा है, उनसे भी क्या किया जा रहा है, ठीक है, मतलब लिया ही जा रहा है कर के रूप में। ठीक है, भेंट नहीं बोलेंगे, एक प्रकार का कर ही है भेंट, तो मतलब दे दिया ना, उनको देना है, अनिवार्य तत्व में क्या है, देना ही देना है। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबी और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य गहरे सरोकार का एक लक्षण था, शिकार अभियान। ठीक है, ने कह रहा है कि गरीबों और अमीर सहित सबके साथ जुड़ते हुए, ठीक है, मैंने जो भी यहाँ पे राजनीतिक जो भी विचारधारा थी, लोगों लोगों से जुड़ने के लिए शिकार का क्या करता था, सहारा लेता था मुगल शासक। अब शिकार देखो कहाँ जाएगा करने के लिए, जंगलों में जाएगा करने के लिए, तो क्या अचानक जंगल आ जाएगा? शहरी क्षेत्रों से धीरे 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 जंगल की तरफ बढ़ रहा है, तो रास्ते में बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं उसके। तो वही यहाँ पे कहा रहा है कि जुड़ने के लिए, ठीक है, जैसे नेता लोग होता है ना, अभी देखो जगह जगह जहाँ पे कांड होता है, नेता सब क्या होता है, पहुँच जाता है। दरबारी इतिहासकार की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करता था। इस तरह यह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से क्या करता था, गौर करता था। मैंने शिकार के बहाने निकल गया और कई सारे क्षेत्रों में अलग अलग, ठीक है, यहाँ वहाँ यहाँ सब जा रहा है और लोगों की समस्याओं को भी क्या कर रहा है, सुन रहा है। दरबारी कलाकार के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का क्या करता था, संकेत देता था। यहाँ पे दिखाया गया है कृषि बस्तियों के लिए जंगल का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है, कुछ है नहीं यहाँ पे। देख सकती है, एक बंगाली कविता है, चंडी मंगल। कविता के नायक काल केतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की क्या किया, स्थापना की। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पढ़ो तो देखते हैं किस तरह पढ़ पा रही हो। दिख रहा है नहीं, चलो चलो, क्या करना है, छोड़ो। यह 16वीं सदी में हो गया, नीचे पढ़ो। से खबर मिलते ही परदेशी आने लगे। खबर मिलते ही परदेशी आने लगे तमाम जगहों से। फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरकम चाकू, कुल्हाड़ी और भाले बर्छे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए चकित देखकर काल दी सुपारी एक। दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500। पश्चिम से आया जफर मियाँ, साथ में 22,000 लोग। हाथों में सुलेमानी मोती की माला, जपते हुए पीर और पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को खा लिए और घुस आए वहाँ। गाड़ियों की आवाज़ सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले। ठीक है, वहाँ बंगाल की बात कर रहा है। ठीक है, पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595 के आसपास। अब देखो, उनको व्यापारिक गतिविधियों से क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो अवध, जिसे बोला जा रहा है सुबह आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा, के मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह से लिखा है। पढ़ो इसको, क्या लिखा है देखो। तो कुछ समझाने वाला चीज़ थोड़े है, जो भी छोटी छोटी बातें हैं। क्या लिखा है बताओ। उत्तर के पहाड़ों से इंसानों मोटे मोटे घोड़ों और बकरों पर लादकर सामान ले जाते, जैसे कि सोना, तांबा, सीसा, कस्तूरी, सुरागाय की पूंछ, शहद, चूक, संतरे के रस और नींबू के रस को साथ उबालकर बनाया जाने वाला एक अम्ल, अनारदाना,
अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ जिससे लाल रंग बनाया जाता है कि जड़े सुहागा सुहागा क्या होता है? सुहागा है, ठीक है। अरे पढ़ते चलो, सामान का नाम है, अब ये सामान के पीछे कहाँ रहोगे, कुछ समझ। दरगाह, मोती, ऊनी कपड़े, सामान, चील, बाज, काले कालेबाज, मल्लिन और अन्य वस्तुएं। वे सफेद और रंगीन कपड़े, कबरूपा नामक हीन गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते थे। ठीक है, सब यहाँ पे व्यापार हो रहा है, और व्यापार जो हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली का रूप दिखाई दे रहा है कि जंगली चीज़ों को क्या कर रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, और उसके बदले में कुछ चीज़ों को भी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वाणिज्यिक खेती का असर, माने वाणिज्यिक खेती का असर माने क्या, जो गन्ना वन्ना जो लगाया जाना था, गन्ना कपास यही था, सब था ना। बाहरी कारक के रूप में जंगली वासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे शहद, मधुमोम और लाख की बहुत मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं शताब्दी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य क्या थी, वस्तुओं में शामिल थी। हाथी भी, ठीक है, पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली भी होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले ज़मीनी व्यापार में लगे हुए थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। वे पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में क्या करते थे, शिरकत करते थे। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, कह रहा है कि जो भी यहाँ पे समुद्र से, ठीक है, मैंने व्यापार जो हो रहा था, आयात भी हो रहा था, निर्यात भी हो रहा था, और अधिकतर जब ये सब वस्तुएं जब पकड़े, मैंने ये सब वस्तुएं जब जंगलों से आया, ठीक है, लाने जाने लगा, तब एक रूप हो गया ना कि बाहर से जो भी वस्तुएं मिल रहे हैं उसके बदले हम उनको ये सारी वस्तुएं भी क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। जैसे भारत और अफगानिस्तान के बीच दिखाया गया है, व्यापार में होने लगा था। पंजाब का लोहानी कबीला था, इसमें दिखा दिया है। वे पंजाब के गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में क्या करते थे, शिरकत करते थे। कबीलाई लोग हैं यहाँ पे। सामाजिक कारणों से जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। कबीलों के सरदार होते थे, सामाजिक कारण है ना, लोग देखो वहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे ही धीरे धीरे, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ने लगती है। बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े बड़े आदमियों की तरह कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेड़ा खड़ा करने की क्या हुई, ज़रूरत महसूस हुई। हो सकता है कि लूटपाट वहाँ पे होता होगा, या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब चीज़ किया जा रहा है। उन्होंने अपने ही खानदान के लोगों को सेना में भर्ती किया, या फिर अपने ही भाई बंधुओं से सैन्य सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेना में 6000 घुड़सवार, 7000 पैदल सिपाही क्या होते थे। इनमें कबीलाओं में जो कबीला लोग व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, बाकायदा वे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाँ सेना रख रहे हैं यहाँ पे। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे, ठीक है। अब अहोम राजाओं के पायक का मतलब क्या है यहाँ पे, उसी तरीके से, ठीक है, सेवा करने वाले, हाँ, सैनिक के रूप में यहाँ पे होते थे। वहाँ पे उनको पावक बोला गया, असम में है यहाँ पे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एक अधिकार का ऐलान भी क्या कर रखा था कि भाई जो हाथी पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा, हम पकड़ेंगे, मैंने उस हाथी पे हमारा क्या है, एक अधिकार है। देखो कैसे यहाँ पे सब बातों को किया जा रहा है। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतंत्रात्मक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले से ही क्या हो चुका था, शुरू हो चुका था। मैंने हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजतंत्रात्मक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन ऐसा लगता है कि 16वीं सदी में आकर यह प्रक्रिया पूरी तरीके से क्या हो गई, विकसित हो गई। जो भी कबीलाई जो जगह था, धीरे धीरे उनको भी लगा कि हमें भी एक राज्य के रूप में शामिल होना चाहिए। इसकी जानकारी हमें उत्तरी इलाके में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से मिलती है। आइन अकबरी, वही जो लिखा हुआ कौन, अबुल फजल। उदाहरण के तौर पर 16वीं 17वीं सदी में कोच्चि राजाओं ने पड़ोसी कबीलाओं के साथ एक के बाद एक युद्ध किया। कोच राजाओं ने 16वीं शताब्दी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलाओं के साथ, ठीक है, और उन पर कब्जा कर लिया।
जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभाव के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया कि नए बसे इलाकों के खेतिहर समुदाय ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उनमें सूफी संतों की क्या थी, एक बड़ी भूमिका थी। सूफी संतों में किसका नाम दिया है? पीर लोगों की यहाँ पे भूमिका को इंडिकेट किया गया है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देख सकती हो, अब इसी से प्रभावित हो के जो भी ये सूफी संत है, ठीक है, इनके द्वारा क्या कर लिया जा रहा है, इनका कबीला, जो भी ये कबीलाई समाज से युक्त है, इनका क्या कर लिया जा रहा है? धर्मांतरण हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो कितने जो लोग थे, ठीक है, शुरू में कितने जो लोग हैं यहाँ पे मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, आगे चल के जब अंग्रेज आए तो कितने लोग यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात करते हैं हम लोग जमींदारों की, कि जमींदार यहाँ पे कौन होते थे। जो जमींदार हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या था भाई, वो उसके पास एक बड़ा सा, ठीक है, भूखंड होता था, और उसी भूखंड में वो लोगों से क्या करता था? कृषि करवाता था। जो भी लोग होते थे, छोटे मोटे मजदूर हो गया, छोटे मोटे किसान हो गया, उनसे वो क्या करता था? कृषि यहाँ पे करवाता था। और ये जमींदार यहाँ पे एकदम नेसेसरी तत्व है कि जो भी होता था निचली जाति का नहीं होता था, हमेशा कौन सा होता था? उच्च जाति का यहाँ पे क्या होता था? जमींदार होता था। और उस जमींदार का जो शासक से एक संबंध होता था, ठीक है, कुछ अपनी सेवाएं देता था शासक, ठीक है, इन जमींदारों से काफ़ी ऐसा माना गया है कि खुश रखते थे कि चलो भाई तुमको जो अपने क्षेत्र में करना है करो, हमको अपने, ठीक है, सेवा देते रहो। सेवा मतलब गिफ्ट हो गया, अब फिर जो कर रहे हो तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहीं सारे यहाँ पे बातें बताई यहाँ पे जा रही है। जमींदारों की समृद्धि की वजह उनकी जो विस्तृत व्यक्तिगत जमीन थी, जिसको क्या बोला गया था? मिल्कियत, माने वे ही क्या है? मालिक है। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए यहाँ पे खेती होती थी, और इन ज़मीनों पर अक्सर देखो दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन ज़मीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे, या फिर उन्हें गिरवी क्या कर सकते थे? रख सकते थे। लेकिन कौन है? सिर्फ और सिर्फ कौन? जमींदार, ना कि किसान। यही चीज़ नहीं है ना, देखो यही सब सारा चीज़ इंडिकेट कर रहा है। अब अभी सोचो, ये सारा चीज़ जो अधिकार है अभी, मैंने अब इतना अधिकार किसानों को है, अगर पहले कंपेरिजन में देखा तो है कि नहीं है? भले उनकी स्थिति खराब है, मैं बार बार ये चीज़ एज्यूम करने की तुम लोगों को, ठीक है, करने की कोशिश करता हूँ कि सोचो सारा अधिकार किसानों को था ही नहीं उस समय। जमींदारों की ताकत इस बात से आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर कर वसूल कर सकते थे। माने जमींदार की ताकत कि राज्य की तरफ से क्या कर सकते थे? राज्य की ओर से क्या कर सकते थे? कर वसूल कर सकते थे। तो एक तो यहाँ पे समझना है, एक तो वे भूमि के क्या है? मालिक हैं। अब इस भूमि के मालिक के अंतर्गत जो भी यहाँ पे जो किसान वगैरह क्या कर रहे हैं, किसान हो गया, साथ में यहाँ पे मजदूर हो गया, वे यहाँ पे, ठीक है, किसी तरह अपना दिनचर्या चला रहे हैं, और ऊपर से इसको एक दूसरा अधिकार मिल जा रहा है। और किसके लिए? कर वसूली का अधिकार। कर वसूली का अधिकार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा भी मिलता था। किनको? जमींदार को। क्योंकि मुआवजा नहीं मिलेगा, मुआवजा मतलब दिया गया है सैलरी के रूप में, इसको यहाँ पे समझ सकती हो कि भाई तुम अपने क्षेत्रों से क्या करो? कर वसूल के लिए आओ, ठीक है, उसके बदले तुम्हें कुछ पैसा दिया जाएगा। तो सोचो ये जो जमींदार होगा कितना क्या होगा, इसकी हर तरीके से, ठीक है, संपन्न भी होगा, और लोगों में, ठीक है, इसकी बहुत ही मन एक होता है ना हुकूमत, ठीक है। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। सैनिक भी क्या करता था? रखता था। जमींदार, ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी थी, जिसमें घुड़सवार, तोपखाना और पैदल सिपाहियों के क्या होते थे? जत्थे होते थे। छोटे छोटे जो जमींदार होते थे सब देखो, भले ही, ठीक है, मतलब कम ही घुड़सवार है, कम ही तोपखाना है, कम ही पैदल सिपाही है, लेकिन सबके पास क्या है? मौजूद है। अब इससे क्या होगा समझने की कोशिश करो कि इसके आसपास का जो भी किसान है कि नहीं है? हॉलीवुड सारे मूवी में दिखाता नहीं है? कई सारा हॉलीवुड मूवी देख चुकी हो। अब इसको क्या दिक्कत है? शासक से तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। शासक चाहेगा तो क्या इतने लोगों के, ठीक है, रहते हुए ये कुछ कर पाएगा? नहीं कुछ कर पाएगा।
लेकिन कम से कम ये आस पास के जो भी लोग हैं इनसे तो कम से कम क्या हो जा रहा है, सुरक्षित हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जा रहा है, वो सुरक्षित हो जा रहा है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और ज़रूरत पड़ने पे शासक को यही ठीक है क्या कर रहा है, मदद भी दे रहा है कि चलिए हम अपना घुड़सवार भेज दिए, हम अपना तोपखाना भेज दिए, हम इतने सारे सैनिक भेज दिए। इस तरह अगर हम मुगलकालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का क्या थे, हिस्से था। मैंने किसके, अगर गांव की बात करें, ये गांव है ना, ठीक है, तो नीचे आम लोग, थोड़ा अच्छा थोड़ा अच्छा, जमींदार लोग कहाँ है, यहाँ है, सबसे ऊपर है यहाँ पे। तो ये प्रणाली किसकी है, गांव की। गांव की पिरामिड नुमा क्या है, आकृति है। पिरामिड होता है ना, पिरामिड नुमा आकृति। अब जो जो हम लोग ऊपर जाएंगे, संपन्नता को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, जाति को भी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, हिस्सा थे। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण क्या कर रखा था, बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है, और इस तरह कई मुसलमान जमींदारों की भी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समसाविक दस्तावेजों से ऐसा लगता है कि जंगल में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत यहाँ पे क्या होगा, रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरकारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जमींदारी की उत्पत्ति का संभावित स्रोत यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिकों द्वारा कमज़ोर लोगों को क्या करना, बेदखल करना। मैंने बोला ना अभी है कि जमींदारी है यहाँ पे, अगर उसके साथ सैनिक वैनिक नहीं होते तो लोग गुस्सा के क्या करते, उसको मार ही देते, ख़त्म कर देते। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सैनिक के रूप में यहाँ पे जो मौजूद है, सैनिक सरदार द्वारा कमज़ोर लोगों को क्या करना, बेदखल करना। अब सरदार है कि नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक है यहाँ पे जमींदार, ठीक है, और धीरे धीरे जो हमने जो बात किया जनजातियों की, ये जनजाति भी कैसे करने लगे, सरदार की तरह अपना रोल क्या करने लगे, निभाने लगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सरदार की तरफ ये लोग जब उन्हें बिहेव करने लगे सरदार की तरफ, ठीक है, बिहेव क्या बिल्कुल कैसे हो गए, जमींदार टाइप का ये लोग होते जा रहे हैं। मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रूप की इजाज़त राज्य देता हो, जब तक कि एक राज्य देश के जरिए इसकी पुष्टि पहले क्या कर देती होगी, नहीं कर दी गई होती। मैंने यहाँ पे चूँकि इन पे सबका जो कंट्रोल किसका होता था, राज्य का, मुगल शासकों का होता था। तो यही कहा जा रहा है कि अब इतना भी अधिकार, ठीक है, मुगल साम्राज्य यहाँ पे नहीं देता था कि तुम कुछ भी कर लो। बहुत बड़े एरिया में अगर किसानों को, ठीक है, अगर उनकी भूमि से, ठीक है, जहाँ पे बसे हुए अगर वहाँ से हटाया जाएगा तो ये समस्या भी पैदा होती थी। लास्ट ऑप्शन क्या होता था, मुगल दरबार में जाना। मूवी वगैरह में तुम लोग देख चुकी हो कि दरबार लगता था ना, उस दरबार में किसी तरह यही होता था कि हम शासक के सामने जाके क्या हो जाए, अपनी बातों को रख सकें। तो बहुत इतना आसान नहीं था, ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी की, जमींदार को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया। स्रोतों में इसका दस्तावेज भी शामिल है। ये कई तरीके से किया जा सकता था, नई जमीनों को बसाकर, अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से, या फिर कैसे, खरीद कर। यही वे प्रक्रियाएं थी जिनके जरिए अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिले क्या हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और बेची क्या होती थी, जाती थी। नहीं समझ में आ रहा कह रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की थोड़ा कोशिश करो। जमींदारी यहाँ पे कह रहा है कि इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को कैसा पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया, मैंने एकदम पुख्ता मैंने मजबूत करने की। स्रोत में यहाँ पे कुछ दस्तावेज शामिल है कि ये कई तरीके से किया जाता था, जैसे कि नए ज़मीनों को बसाकर, मैंने जंगल बाड़ी जो भी होता था, अधिकारों के जरिए उसको हस्तांतरण कर दिया जाता था,
राज्य के आदेश से उसको फिर क्या खरीद कर, ठीक है, दे दिया जाता था। यही में प्रक्रियाएं थी जिनके अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारी के दर्जे में दाखिल क्या हो सकते थे कि भाई राज्य अब जो ज़मीन है उसको क्या कर रही है, पहले खरीद रही है। अगर जिसके पास नीचे के जो लोग हैं, यहाँ पे पिरामिड नुमा जो लोग हैं, यहाँ के लोग क्या कर रहा है, उसको खरीद ले रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसके पास भी अगर कुछ भूमि हो जा रही है तो ये भी अपने आप को ज़मींदार के समकक्ष क्या कर रहा है, खड़ा कर रहा है। यहाँ पे वही बातों को बताया जा रहा है, क्योंकि इसी काल में ज़मींदारी धड़ल्ले से खरीदी और क्या होती जाती थी, बेची जाती थी। भाई ज़मीन रखो, ढेर सारा, ढेर ज़मीन रख लो, सैनिक रख लो, है कि नहीं है। अब जो भी नीचे से, ठीक है, संपन्न हो रहा है वो ये सारी गतिविधियाँ क्या होगा, करता होगा कि नहीं करता होगा। क्योंकि अगर पिरामिड नुमा अगर संरचना है तो भाई इसको क्या होता होगा, इसको लग रहा होगा अगर बना दे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, है कि नहीं है, 4 नंबर को लग रहा होगा कब हम 3 नंबर बन जाए, 3 को लग रहा कब हम 2 नंबर में बन जाए, 2 को लग रहा कब हम 1 नंबर बन जाए। ऐसे होता है कि नहीं होता है? यही एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया जो कहीं भी आज भी हमें अपने समाज में दिखाई देती है। कई कारणों ने मिलके परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का क्या दिया, मौका मिला। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारों को पुख्ता होने का क्या दिया, मौका मिला, मैंने मौका दिया। ज्वाइंट फैमिली की यहाँ पे बात की जा रही है कि ज्वाइंट फैमिली ने अपने आप को एक मालिक को क्या कर दिया, बना दिया पूरा। मसलन राजपूत और जाटों ने ऐसी रणनीतियां अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना क्या कर लिया, नियंत्रण पुख्ता कर लिया। बड़ी बड़ी पट्टियों का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, मैंने जो भी यहाँ पे खेत थे उसको पूरा तरीके से क्या कर लिया गया, मिला गया। इस तरह मध्य और दक्षिण पश्चिम बंगाल में किसान पशुचारियों ने ताकतवर जमींदारियाँ क्या की, खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में क्या की, अगुवाई की, और खेतिहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें बसने में भी क्या की, मदद की। कौन कर रहा है, जमींदार ने। क्योंकि देखो जमींदार के पास जमीन है, लेकिन उस जमीन पे खेती करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को ले आया होगा कि लो भाई मैं तुम लोगों को बसा रहा हूँ, लेकिन इसमें एक अनिवार्य रहता है कि तुमको मेरी ही खेती क्या करना होगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है हर जगह। जैसे नेपाल के लोग देखो क्या करते हैं, खेती करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। नेपाल के लोग के पास जब श्रम नहीं मिलता है उनको, तो भाई आते हैं इधर बिहार के क्षेत्रों में, ढेर सारे मजदूर उठा के क्या करते हैं, ले जाते हैं, उनको रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, मजदूरी देते हैं, ठीक है। जमींदार की खरीद फरोख्त से गांव के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में क्या है, तेजी आई, मुद्रा को क्या मिला, बढ़ावा मिला। इसके अलावा जमींदार अपनी मिल्कियत की ज़मीन पर भी फसल क्या होते थे, बेचते थे। माने जो भी उनका मालिकाना ज़मीन था उसमें जो फसल होती थी क्या करते थे, बेच देते थे। ऐसे सबूत है जो दिखाते हैं कि जमींदार अक्सर क्या स्थापित करते थे, बाजार स्थापित करते थे, जहाँ किसान भी अपने फसलें बेचने क्या करते थे, आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का क्या था, कूट था। देखो पारस्परिकता मैंने एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं। अब कौन से किसान होंगे समझने की ज़रूरत है, जो बड़े बड़े किसान होंगे, ठीक है, कुछ हद तक मझोले किसान होंगे, छोटे किसानों से तो इसका बहुत अधिक वास्ता क्या होगा, नहीं होगा। सोचो एक ज़मींदार है, एक क्षेत्र में अगर ज़मींदार रह रहा है तो इसके अंतर्गत कुछ इस टाइप की अगर इमेज बनाया जाए, ज़मींदार से नीचे के लोग हैं, यहाँ पे कुछ बड़े किसान है कि नहीं है, फिर नीचे अगर आया जाए तो कुछ छोटे किसान हैं, फिर यहाँ पे मजदूर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा है? तो पूरा एक जो चैन जो दिखाई दे रहा है उस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये भक्त संतों ने जहाँ बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचारों की क्या की, निंदा की कि नहीं की, क्योंकि इस समय तक जो भक्ति मूवमेंट था, सूफी मूवमेंट था, ऑलरेडी अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में चाहे दक्षिण भारत में क्या था, एकदम चरम में था, आ ही गया था। उत्तर भारत में तो खासकर अब आया हुआ था, बहुत अच्छे से आया हुआ था। तो वही उन्होंने जमींदारों को
किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में क्या किया, नहीं दिखाया। किसको, जमींदारों को। क्योंकि यहाँ पे जो बात की जा रही है किसकी, जाति व्यवस्था पे सबसे अधिक क्या किया भक्ति परंपरा ने, चोट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जाति व्यवस्था पे जब यहाँ पे चोट किया तो देखो उनके अत्याचारों की यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एक तो एक ही भक्त संतों ने बड़ी बेबाकी से जातिगत और दूसरी किस्म के अत्याचारों की क्या की, निंदा की। दूसरी किस्म का अत्याचार का मतलब कि जो भी जाति व्यवस्था हो गया। अब दूसरी किस्म का अत्याचार में सपोज करो कि कुछ धार्मिक व्यवस्था होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धार्मिक व्यवस्था कर्म कांड जो भी आ रहा उस पर चोट किया। वही उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में क्या किया, नहीं दिखाया। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस भक्ति परंपरा के जो भी लोग हैं, साधु संत हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका जो संरक्षण है कहीं न कहीं जमींदारों के द्वारा क्या किया जा रहा है, किया जा रहा है। इसीलिए भक्ति परंपरा के लोग कटाक्ष क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि चाहे भक्ति परंपरा के लोग ले लो, चाहे शासकों को चाहे सूफियों को ले लो, इनका जो एक राज्य से जो संबंध रहा है हमेशा रहा है, और राज्य हमेशा उनको क्या करते आया है, संरक्षण देता आया। तो जो समाज में जो फैली थी, ठीक है, जाति व्यवस्था में जाति को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, धार्मिक व्यवस्था को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये उनकी लिमिटेशन को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। तो जब भी कुछ आए कि भक्ति परंपरा की कुछ लिमिटेशन को दिखाओ, तो ये चीज़ तुम दिखा सकती हो, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट मिला है। जमींदारों के शोषण को उन लोगों ने क्या किया, ऊपर नहीं दिखाया, मैंने इसकी उन लोगों ने आलोचना क्या की, नहीं की, है कि नहीं है। आमतौर पर राज्य का अधिकारी ही उनके गुस्से का क्या बना, निशाना बना। कौन, राज्य का कौन, राजस्व अधिकारी जो होता था, जमींदार नहीं बना। दूसरे 17वीं शताब्दी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुए और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों को क्या मिला, समर्थन मिला। राज्य के खिलाफ जमींदारों को किसका समर्थन मिला, किसानों को यहाँ पे क्या मिला, समर्थन मिला। तब यहाँ पे थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। इसका मतलब कि हो ना हो, जमींदार कुछ भी करता था, किसान उसके अनुयायी बन के क्या होते होंगे, रहते होंगे। जमींदार तुरंत उनको क्या करता होगा, भड़का देता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए तो भाई राज्य के खिलाफ देखो विद्रोह हो रहा है, राज्य के खिलाफ विद्रोह कौन कर रहा है, जमींदार, और उनका समर्थन कौन मिल रहा है, किसान दे रहे हैं। तो भीड़ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करने की, ठीक है। दूसरी बात की जा रही है यहाँ पे भू राजस्व प्रणाली कैसा था, क्या था, किस प्रकार की संरचना था, देखेंगे हम लोग। अच्छा खासा यहाँ पे एक व्यवस्था यहाँ पे दिखाया गया है। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक क्या थी, बुनियाद थी। देखो बार बार मैं यही बोलता हूँ, जमीन से मिलने वाला राजस्व हर एक उस समय देखोगे तो यही सबसे क्या था, मेन था, कृषि, ठीक है। कृषि है, कृषि उत्पाद है, जो भी यहाँ पे मिल रहा है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य के तमाम इलाकों में राजस्व आकलन और वसूली के लिए यह क्या था, जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र का क्या करे, खड़ा करे। भूमि अगर बढ़ रहा है, जंगलों की अगर सफाई हो रही है और हमें पता है कि वहाँ से हमको राजस्व मिलने वाला है, तो अब शासक जगह जगह क्या कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों की क्या कर रहा है, नियुक्ति कर रहा है कि भाई हर एक प्रशासनिक अधिकारी जाएगा अपने अपने क्षेत्रों में क्या करेगा, वहाँ पे देखिएगा, वो वसूलेगा, ठीक है, वसूली करेगा, करवाएगा। दीवान जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था देख रेख की थी, जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था कि वह इस तरह हिसाब रखने वाले राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में क्या लगे, उभरने लगे। तो ऊपर कौन रहता था यहाँ पे, दीवान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दीवान एक बहुत बड़ा पद होता था। अब इस दीवान के अंतर्गत जितने भी कौन होते थे, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिसर होते थे, सब यहाँ पे क्या होते थे, मौजूद होते थे राजस्व अधिकारी के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब ये लेखा जोखा कौन रखता था, पूरा पूरा दीवान रखता था, ध्यान रखना।
लोग पर कर का बोझ निर्धारित करने से पहले मुगल राज्य ने जमीन और उस पर होने वाले उत्पाद के बारे में खास किस्म की यहाँ पे सूचनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की। अब खास किस्म की जो सूचनाएं क्या क्या है देखो। भू राजस्व के इंतजाम में 2 चरण थे। पहला कर निर्धारण और दूसरा क्या था, वास्तविक वसूली। देखते हैं क्या है यहाँ पे। जमा निर्धारित रकम थी और हासिल सचमुच वसूली की गई। क्या किया गया, रकम माने जमा निर्धारित रकम थी, निर्धारण माने कौन क्या है यहाँ पे, कर निर्धारण है यहाँ पे, और हासिल जो किया जा रहा है सचमुच क्या थी, वसूली की गई यहाँ पे रकम है, वसूली की गई, क्या किया गया, रकम है यहाँ पे। नहीं समझ में आ रहा है। देखो एक जमीन है, जैसे बात की जा रहा है भू राजस्व, तो भू राजस्व का मतलब क्या है यहाँ पे कि भूमि का क्या दे रहे हैं हम, भूमि का हम क्या दे रहे हैं, उसको भाड़ा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हो गया भू राजस्व। अब ये जो वास्तविक जो वसूली जो कहा जा रहा है, जैसे इस भू राजस्व मैंने जैसे इस भूमि में अगर कोई फसल हुआ, ठीक है, तो तुरंत आके क्या कर लेते थे, वसूली कर लेते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब 2 तरीके से यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। अलग अलग शासक आएंगे, ये अलग अलग तरीके से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत यहाँ पे यही व्यवस्था दिखाई दे रही है। कोई दिक्कत। अमील गुजार या राजस्व वसूली करने वालों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया था कि जहां उसे कोशिश करना चाहिए कि खेतिहर नगद क्या करें, भुगतान करें। कैसा भुगतान करें, नगद माने कैसे, नगदी मुद्रा के रूप में दे भाई। वही फसलों में भुगतान का भी विकल्प क्या रहे, खुला रहे भाई। हो सकता है कि उसने अगर फसल नहीं बेचा हो तो हमें क्या दे दो, फसल ही दे दो। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव क्या होता पाता था, नहीं हो पाता था। हर घर से आसान है करना, ठीक है, तो हो पाता, थोड़ा समस्या भी पैदा होता था। हर प्रांत में कह रहा है कि जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को क्या किया, संकलित किया। समझ में आ रहा है। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहा। ये कैसे पता लगेगा कि भू राजस्व कौन कितना देगा, तो बकायदा भी यहाँ पे नपाई भी की जाने लगी। अब नपाई का मतलब ये नहीं कि ओवरऑल नपाई किया जा रहा है, नपाई का मतलब है कि भाई एक किसान के पास कितनी क्या है, ज़मीन है, उसी के अनुसार क्या देगा वो, भू राजस्व देगा, जो भी कर देगा यहाँ पे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की जो संख्या का सालाना हिसाब क्या किया जाए, रखा जाए, साल भर का। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई, जैसा हमने देखा है। उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे थे और इनकी नपाई क्या हुई, नहीं हुई, इनकी नपाई क्या हुई, नहीं हुई उस समय। अकबर के शासनकाल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है भूमि का वर्गीकरण कैसे किया गया है, बड़ा अच्छे से किया, अकबर करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक है थोड़ा मार्क कर लेना, एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अमीन एक मुलजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांत में राजकीय नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन था, नाम था अमीन। अमीन है ना, अमीन कोई वर्तमान में जो भूमि नापता है, कोई नया चीज़ नहीं है, उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है। उन्हें जो भी नियम है, राजकीय नियम लगाया गया है, वो पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे अकबर बादशाह ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का क्या किया, इसने वर्गीकरण किया, और हर एक जमीन के लिए देखो अलग अलग राजस्व इसने निर्धारित किया। जैसे पोलज बोला कि वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है, इससे कभी खाली क्या हो जाता है, नहीं छोड़ा जाता है। इसका मतलब कि कैसा होगा, उर्वर जमीन होगा कि नहीं होगा।
पड़ौती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती क्या कर दी जाती है, रोक दी जाती है, ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती क्या की गई हो, नहीं की गई हो। टाइप हो गया, 4 टाइप का हो गया। पहले 2 प्रकार की जमीन के 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और कौन, खराब। इसमें प्रोडक्शन क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। समझ में आया? वे हर किस्म की जमीन के उत्पाद को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क क्या किया जाता है, माना जाता है। कितना, 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 भाग में कितना भाग, सॉरी 3 भाग में कितना भाग, 3 भाग में कितना भाग, 1 भाग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यही होगा, 3 भाग में 1 भाग मतलब कितना, 1/3। 1/3 नीचे को बोलते हैं ना, नीचे को यहाँ पे बोल दिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ध्यान रखना इसको। तो ये अकबर की शानदार नीति थी, ठीक है। इसको माना जाता है कि ये सही था। इसी की मैं चर्चा भी कर रहा था तुम लोगों शुरू में कि अकबर ने बहुत ही दूरदर्शिता कदम उठाया। आंख मूंद के सबको एक ही भू राजस्व में शामिल क्या किया, नहीं किया। यहाँ पे बाबर का शासन देखो है कि नहीं है, ये किसका शासन है, बाबर का शासन। ये है अकबर का शासन 1605 में। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पूरा पूरा ये जो लाइन है सब मिल गया है ना। ये है औरंगजेब का शासन 1707 में। देखो ये औरंगजेब कहाँ तक आया है कि नहीं है? पूरा मैंने इतना बड़ा जो तुम लोग क्षेत्र दिख रहा है, किसका दिख रहा है, ठीक है, औरंगजेब का यहाँ पे दिख रहा है। मुगलों का मैंने इसीलिए बोला जाता है सबसे बड़ा जो क्षेत्र किसका हुआ, मुगलों का ही हुआ। अनुमान लगा पा रही हो? पूरा को पूरा देखो यहाँ पे, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। अब यही है, औरंगजेब आएगा, टूटना शुरू हो जाएगा, मराठे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे इससे, ठीक है। नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत है? नींद आने लगता है पढ़ाते हैं तो एक्टिव रहो थोड़ा सा, इतना आराम से लगता है चलो पढ़ाइए भाई, हम देख रहे हैं ना। मुगल मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था, जिस पर राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की क्या थी, जिम्मेदारी थी। सोचो, राज्य के सैनिक और किसके, सिविल और सेना दोनों की जो जिम्मेदारी थी, समझ में आया? इसके ऊपर होता था, मनसबदारों के ऊपर। हाँ, तो मनसबदार बहुत बड़ा पद होता था। कुछ मनसबदारों को नगद भुगतान किया जाता था, जबकि उनमें से ज़्यादातर को साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में राजस्व के आवंटन के जरिए भुगतान किया जाता था। समय समय पर उनका तबादला किया जाता था। दिक्कत किसकी बात की जा रही है? मनसबदारों की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। कुछ बातें और दिया गया है। आइन से एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद का मतलब समझ में आता है ना, ठीक है। जो भी, ठीक है, ठीक है, जो भी इसने जो बात लिखा है, आइन अकबरी, जैसे संविधान है, संविधान अलग अलग, ठीक है, टुकड़ों में क्या कर दिया, बांट दिया गया ना स्टडी करने के लिए। मैंने बांट दिया गया मतलब जैसे हेडिंग है, सब हेडिंग है कि नहीं है, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग। तो वैसे ही इस बुक के अंतर्गत भी बहुत सारे अनुच्छेद को क्या है उसने बताया होगा नंबर डाल के। नहीं कह रहा, आइन से यह एक और अनुच्छेद है कि अमील गुजार सिर्फ नकद लेने की आदत ना डालें, बल्कि फसल भी लेने के लिए क्या रहे, तैयार रहे। तो अमील गुजार कौन लोग थे? इनको भाई बताया गया था कि अगर, ठीक है, अकबर बोला था ना कि अगर नकद ना मिले तो क्या कर लेना है, फसल भी ले लेना है।
यही था। यह कई बाद वाला तरीका कई तरीकों के काम में लाया जा सकता है। पहला, कणकुत। हिंदी जुबान में कण का मतलब है अनाज और कुत, ठीक है, अनाज और कुत, अंदाजा। अगर कोई शक हो तो फसल को 3 अलग अलग पुलिंदों में काटना चाहिए, अच्छा, मध्यम और बदतर। मैंने सारे फसलों को क्या करो, मिलाओ मत। इस तरह शक दूर करना चाहिए। अक्सर अंदाजा से लिया गया जमीन का आकलन भी पर्याप्त रूप से सही नतीजा देता है कि भाई लगता है कि इसके पास इतना ज़मीन होगा, तो उसी के अंदाजे के रूप में क्या कर लो, कर ले लो। दूसरा, बटाई, जिसे भावोली भी कहते हैं। फसल काट कर जमा कर लेते हैं, फिर सभी पक्षियों की मौजूदगी में वह रजामंदी में बंटवारा करते हैं। मैंने पक्षों नहीं, सभी, हाँ, पक्षों में, जो भी यहाँ पे पक्ष हैं अलग अलग। लेकिन इसमें कई समझदार निरीक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, वरना दुष्टि बुद्धि और मक्खार धोखेबाजी की नीयत रखते हैं। इसको इंडिकेट कर रहा है, जमींदारों को बताया जा रहा है आज, खासकर जब ऊपर के किसान के लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह से होता है। तीसरे, खेत बटाई, जब वे बीज बोने के बाद खेत बांट लेते हैं। चौथे, लौंग बटाई, फसल काटने के बाद उसका ढेर बना लेते हैं और फिर उसे अपने में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। हर एक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उसमें क्या होता है, उसका मुनाफा कमाता है। तो बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे बांट दिया है, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय के रूप में यहाँ पे बता दिया है। जो भी प्रक्रिया है, ठीक है, जो भी अमील जो गुजार होगा, किस प्रकार से क्या लेगा, वो नकदी लेगा या फिर कर लेगा। 1665 में अपने राजस्व अधिकारियों को औरंगजेब द्वारा क्या हुक्म दिया गया है कि वे परगनाओं के अमीनों को निर्देश देते हैं कि वे हर गांव, हर किसान के बाबत खेती के मौजूदा हालत का क्या करें, पता करें और बारीकी से उनकी जांच करने के बाद सरकार के वित्तीय हितों व किसानों को कल्याण को ध्यान में रखते हुए जमा क्या करें, निर्धारित करें। तो ये भी एक लचीलता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई रहा है। मैंने थोप नहीं रहा है, बोल रहा है कि पहले किसानों की स्थिति को क्या करो, पता कर लो भाई कि वे देने लायक हैं कि नहीं देने लायक है। चांदी का बहाव, किसका, चांदी का बहाव। देखो यहाँ पे, अब भारत में पता है कि भारत में ऑलरेडी अभी भी अगर देखा जाए तो चांदी के बहुत अधिक खान नहीं है। तो भारत में उस समय चांदी बहुत अधिक आया और ये चांदी अधिकतर मात्रा में, पता है तुम लोगों को, चांदी की खान अमेरिका में क्या है, बहुत अधिक है। कुछ ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा, जियोग्राफी में तो आ रहा है, ठीक है, बनवाए हैं तो ठीक है। अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका चाहे दक्षिणी अमेरिका में कई ऐसे खान हैं जहाँ पे चांदी बहुतायत मात्रा में क्या होता है, मिलता है। अफ्रीका में मिलता है, समझ में आ रहा है। यूरोप में भी कुछ हद तक मिलता है लेकिन बहुत बड़े रूप में नहीं मिलता है। तब देखो चांदी अमेरिका से कहाँ आ रहा है, यूरोप में आ रहा है, अफ्रीका में आ रहा है और फिर वहाँ से जो व्यापारिक गतिविधियाँ जो किया जा रहा है, आयात निर्यात, वो चांदी कहाँ आ रहा है, भारत में आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए भारत में चांदी बहुत अधिक हो गया। चांदी नहीं बल्कि सोना भी बहुत अधिक हो गया। लेकिन पुनः जब जहाँ से आया था वहाँ के लोग आएंगे, पुनः इसको क्या करेंगे, उठा उठा के ले जाएंगे। यही होता है। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कामयाब रहे। ये साम्राज्य थे मिंग, चीन में, याद आ रहा है ना, ठीक है, सफावी ईरान में और ऑटोमन तुर्की में, और भारत में कौन थे, मुगल। तो मुगल बता एक दृष्टिकोण है, अलग अलग क्षेत्रों में दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ कहाँ के शासक कितने सक्षम थे। इन साम्राज्यों की राजनीतिक स्थिरता ने चीन से लेकर भूमध्य सागर तक जमीनी व्यापार का जीवंत जाल बिछाने में क्या किया, मदद किया। खोजी यात्राओं से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ, ठीक है, एशिया के खासकर भारत के व्यापार में भारी विस्तार हुआ। इस वजह से भारत के समुद्र व्यापार में एक और भौगोलिक विविधता आई। दूसरी ओर कई नई वस्तुओं का व्यापार क्या हो गया, शुरू हो गया। लगातार बढ़ते व्यापार के द्वारा, देखो अकबर द्वारा जारी किए गए चांदी के रुपए के दोनों तरफ कुछ इस प्रकार की, ठीक है, लिखाया गया है ना, उनकी भाषा में लग रहा है, उर्दू वगैरह कुछ लिखा गया है।
तो लगातार बढ़ते व्यापार के साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई। एशिया मैंने कहाँ पे, पश्चिम एशिया की तरफ से, सऊदी अरब और जहाँ पे था। इन चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खिंच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन क्या थे, नहीं थे। समझ में आया? अभी भी नहीं है, चांदी भारत में तुमको नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत मिलता है, ज़्यादा नहीं। नतीजन क्या हुआ, तो 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता क्या रही, यहाँ पे बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिंचाई की ढुलाई में, माने सिक्कों की ढुलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ। बहुत अधिक चांदी के सिक्कों को क्या किया गया, ढलवाया गया। दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाहने में क्या हुई, आसानी हुई भाई, कि अब सिक्का क्या करो, सिक्का कब मिलेगा, जब हम अपना क्या करेंगे, फसल बेचेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इटली के एक मुसाफिर है जिनका नाम है जोवानी कारेरी, लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा हुआ था। इसने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। उसी से हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नगद और वस्तुओं का क्या होता था, आदान और प्रदान होता रहता था। ठीक है, यहाँ पे लग रहा है कि कोई महारानी है, महारानी नहीं बोलेंगे, मोहतरमा बोलते हैं। अच्छा, महारानी बोलते हैं, शासिका है। भारत में चांदी कैसे आई, ठीक है, पढ़ लो, चलो थोड़ा सा पढ़ो तो। भारत में चांदी कैसे आई, देखो सब बता ही चुके हैं, सब प्रक्रिया को दिखाई दे रहा है। जोवानी कारेरी की निम्नलिखित से हमें पता चलता है कि मुगल साम्राज्य में कितनी भारी मात्रा में बाहर से धन आ रहा था। मुगल साम्राज्य की धन संपत्ति का अंदाजा लगाने के लिए पाठक इस बात पर गौर करें कि दुनिया भर में विचरने वाला सारा सोना चांदी आखिरकार यहीं पहुंच जाता है। ये सब जानते हैं इसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और यूरोप के कई राज्यों से होते हुए थोड़ा सा हिस्सा कई तरह की वस्तुओं के तुर्की में जाता है और थोड़ा सा हिस्सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए थोड़ा सा रेशम के लिए स्मिर्ना होते हुए फारिस पहुंचता है। देख लेना, फारस है ना, ठीक है, मुझे भी एग्जैक्ट स्मिर्ना पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। अब चूंकि तुर्की लोग कॉफी से अलग नहीं रह सकते, जो कि ओमान और अरबिया से आती है, नहीं फारस। अरबिया और तुर्की भारत की वस्तु के बिना रह सकते हैं। मुद्रा की विशाल मात्रा लाल सागर पर बेबल मंडेल के पास स्थित मोचा भेजते हैं। बाबे मंडेल है, ठीक है, तुम लोग पता होगा, बाबे मंडेल, बेबल बाबे मंडेल, ठीक है। वहीं पे एक तुम्हारा एक टापू मिल जाएगा, एक स्टेशन है जहाँ जहाज क्या होता है वहाँ पे रुकता है, बाबे मंदाब बोलते हैं, फारिस खाड़ी के पास है, वहीं पे जस्ट। चलो कर देती है, आइडिया भी है, कहाँ बोल रहे हैं? लाल सागर जो फारस से खाड़ी है ना, लाल सागर पर फारस से खाड़ी कहाँ से, लाल सागर कहाँ है, फारस से खाड़ी कहाँ है, क्या बोल रही हो? फारस की खाड़ी है ना, वहीं पर क्या बोलते हैं, छोटा सा फारस से खाड़ी पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा ये, इसमें रेड सी के आसपास। फारस से खाड़ी तो अंदर चला जाएगा उधर ईरान के तरफ, इधर आ जाएगा। लाल सागर पर कहाँ पे दिखाओ तो, थोड़ा हाथ रख बताओ तो कहाँ पे क्या होता है लोकेशन, मने कहाँ मने कह रही हो, होगा बताओ खड़ा होके। रेड सी है तो वो वहाँ पे फारस की खाड़ी है, ये फारस से खाड़ी आ जाएगा। हाँ, तो कहाँ पे बात कर रहा है बाबे मंदाब की, यहाँ पे बात कर रहा है वो, कहाँ पे बात कर रहा है? इतना दुनिया शायद हाँ, बहुत अच्छा।
वहीं पे है, ठीक है। यहाँ पर मैडम एडन, गल्फ ऑफ जो एडन है उसी में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम क्या है, बाबे मंदा। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना। चलो, फारस की खाड़ी पर स्थित बसरा भेजते हैं। बाद में एस लाल सागर पर क्या दिया है, बेबा मंडा। पूरा किसमें है, लाल सागर में दिया हुआ है। चलो, बाद में ये जहाज़ों से हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान भेज दी जाती है। भारतीय जहाज़ों के अलावा जो डच, अंग्रेजी और पुर्तगाली जहाज़ हर साल हिंदुस्तान की वस्तुएं लेकर तेगू, तानसेरी, म्यांमार के हिस्सा, श्याम, मालदीव के टापू, मोजाम्बिक और अन्य जगह ले जाती है। इन्हीं जहाज़ों को निश्चित तौर पर बहुत सारा इन देशों पर वहाँ पहुँचना पड़ता है। वो सब कुछ जो डच लोग जापान की खानों से हासिल करते हैं देर सवेर हिंदुस्तान चला जाता है, और यहाँ से यूरोप को जाने वाली सारी वस्तुएं, चाहे वो फ्रांस जाए या इंग्लैंड या पुर्तगाल, सभी नगद में जाती है, तो वहीं रह जाता है। सभी नगद में खरीदा जाता है और क्या रहता है, वहीं मनी रह जाता है। कहाँ पे, हिंदुस्तान में रह जाता है। अबुल फजल की आइन अकबरी, बार बार उसी का जिक्र आ रहा है। किसका, आइन अकबरी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। हर एक, ठीक है, व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। आइन अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा यह था, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने क्या किया था, उठाया था। किसके बारे में, प्रशासनिक परियोजना को लेके। अकबर के शासन के 42वें वर्ष में 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे क्या किया गया, पूरा किया गया। किसको, आइन अकबरी को। आइन इतिहास लिखने के ऐसे बृहत्तर परियोजनाओं का हिस्सा थे जिसकी अकबर, ठीक है, जिसकी पहल किसने की थी, अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था कि अकबर, जिसे 3 जिल्दों में रचा गया, पहली 2 जिल्दों ने ऐतिहासिक दास्तान पेश की। इन हिस्सों पर हम अध्याय 9 में ज़्यादा करीब नज़र डालेंगे। समझ में आ रहा है। तीसरी जिल्द आइन अकबरी को शाही नियमों, कानूनी पेश के सारांश और साम्राज्य के एक राजपत्र की सूरत में संकलित किया गया। आइन कई मसलों पर विस्तार से चर्चा करती है। दरबार प्रशासन हो गया, सेना का संगठन हो गया, राजस्व का स्रोत, अकबरी साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल और लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रिवाज। अकबर की सरकार के तमाम विभागों और प्रांतों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के अलावा आइन इन सूबों के बारे में पेचीदी और आंकड़ेबद्ध सूचनाएं बड़ी बारीकी से क्या करती है, साथ देती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसके बारे में बताया रहा है, जो भी यहाँ पे, हाँ, दरबार प्रशासन, सेना संगठन, राजस्व का स्रोत क्या था, अकबर साम्राज्य का प्रांत का भूगोल कैसा था, लोगों का साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रिवाज था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माने हर एक बातों की जो जानकारी हमें किस में मिलती है, आइन अकबरी में मिलती है। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके सिलसिलेवार तरीके से संकलित करना एक महत्वपूर्ण शाही कवायद थी। माने शाही काम था जो इतना आसान नहीं था। यहाँ पे लिखा जा रहा है, बता रहे नहीं है, अकबर बोल रहा है और ये अबुल फजल लिख रहा है यहाँ पे। इसने बादशाह को साम्राज्य के तमाम इलाकों में प्रचलित रिवाजों और पेशों की क्या दी, जानकारी दी। इस तरह हमारे लिए आइन अकबर के, ठीक है, आइन अकबर के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के बारे में सूचनाओं की क्या है, यह खान है। इसीलिए बार बार इसको कितने बार पूछा जा चुका है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आइन का नज़रिया क्षेत्रों के बारे में, केंद्र का नज़रिया, किसका, केंद्र का, कि केंद्र जो है अपने क्षेत्रों को किस प्रकार से देख रहा है। क्योंकि इतिहास यहाँ पे नीचे से नहीं लिखा जा रहा है, ऊपर से लिखा जा रहा है। या यूँ कहे कि समाज के शीर्ष से देखी हुई समाज की क्या है, यहाँ पे तस्वीर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइन 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। किसका भाग, प्रशासन का। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब
मैंने आइन 5 भागों का क्या है, संकलन है, 5 भाग है उसमें। पहले 3 भाग प्रशासन सिर्फ और किसके बारे में है, प्रशासन है। अब कितना बचा, 2, यही है ना। तो मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक़ रखती है। दूसरा भाग सिपाह आबादी सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरियों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसर, विद्वान, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ क्या हैं, शामिल है। 3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। पहला है यहाँ पे प्रशासन, दूसरा है सैनिक के बारे में, और तीसरा है किसके बारे में, नौकरों के बारे में। यही है ना, सैनिक, सिपाही, नागरिक प्रशासन, और तीसरा किसमें, नौकर के बारे में। कोई दिक्कत? तीसरा कह रहा है कि मुल्क आबादी का वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का यहाँ पे बयान देता है। तीसरा, अच्छा सॉरी गड़बड़ हो गया है, ठीक है। आइन पहला जो 3 भाग है प्रशासन का विवरण देता है, ठीक है। दूसरा जो भाग है सिपाह आबादी सैनिक नागरिक प्रशासन और नौकर के बारे में है, माने बहुत लंबा चौड़ा है। तीसरा किसके बारे में, मुल्क आबादी, माने मुल्क के बारे में, मुल्क में कितनी आबादी है उनके बारे में। कोई दिक्कत? इससे पूछ सकता है कि पहला भाग किससे संबंधित है, दूसरा भाग किससे संबंधित है, तीसरा भाग किससे संबंधित है। तो पहला मतलब प्रशासन, प से पहला, प से प्रशासन, ठीक है। और अंतिम क्या है, मुल्क, ठीक है। अंतिम क्या है, मुल्क। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं, ठीक है, तफलीफ से दी गई है, जिसमें सूबों और उनकी तमाम प्रशासनिक व वित्तीय इकाइयों के भौगोलिक स्थलाकृतिक और आर्थिक रेखाचित्र भी क्या है, शामिल है। इसी खंड में हर प्रांत और उसकी अलग अलग इकाइयों की कुल मापी गई जमीन और निर्धारित राजस्व भी क्या कर दी गई है। किसमें, तीसरा, मुल्क के आबादी में सब यहाँ पे दिया हुआ है, कितना मुल्क है, कितनी आबादी है, कितनी ज़मीन है, सब यहाँ पे बताया गया है। सूबा स्तर की विस्तृत जानकारी देने के बाद आइन हमें सूबों के नीचे की इकाई सरकारों के बारे में विस्तार से बताती है। सूबों के नीचे, सूबा क्या होता है, जो भी क्षेत्र है, ठीक है। जैसे भारत है, भारत को हम क्या बोल सकते हैं, सूबा भी बोल सकते हैं, बार बार पेपर में देता है। सूबे, बिहार भी एक क्या है, सूबा ही है। हाँ, प्रांतीय क्षेत्र नहीं बोलेंगे, ठीक है, ओवरऑल क्षेत्र, ठीक है। क्या दिया है, प्रांत, मैंने सूबा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, सूबा का मतलब क्या हो जाएगा वर्तमान में, प्रांत माने राज्य, यही ना। अच्छा, भारत के बारे में सूबा तब सकते हैं, भारत भी क्या है, फाइनली एक राज्य ही हो जाएगा पूरे देश के संदर्भ में। डिपेंड करता है कहाँ पे बताया जा रहा है। ये सूचनाएं तालिकाबद्ध तरीके से दी गई है, जहाँ हर तालिका में 8 खाने हैं। किसके बारे में बता रहा है, सूबे पे, मैंने जो भी यहाँ पे जो इकाई जो है किस प्रकार से काम करता था। इसमें है, पहला है परगनात महल, दूसरा किला, तीसरा अराजी ज़मीनें, ठीक है, पाइप मुदे, चौथा में नकदी, पाँचों में सुयुर्गुल, छठा में जमींदार, 7 खाने, 7 और 8 में जमींदारों की जाति और उनके घुड़सवार, सिपाही, ठीक है, सिपाही माने प्यादा, और हाथी माने फील सहित उनके फौज की जानकारी दी गई है। तो 8 दे दिया गया है ना, 8 तालिका के माध्यम से यहाँ पे दिखाया गया है, 1 तालिका, 2 तालिका, ठीक है, ऐसे ऐसे भर के दिखाया गया है। मुल्क आबादी उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा क्षेत्र, ठीक है, चित्र पेश करती है। मुल्क आबादी उत्तर भारत में कि समाज बड़ा विस्तृत था, आकर्षक था, लेकिन बड़ा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था। पेचीदा माने क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड, माने उलझा हुआ काफ़ी। चौथी और 5वीं किताब भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से क्या रखती है, ताल्लुक़ रखती है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी क्या है, मौजूद है। तो इतना समझ में आया, सब दे दिया है ना, पैटर्न के रूप में यहाँ पे दे दिया है, चौथी और, ठीक है।
तो यहाँ पे 5 दिया है ना, आइन अकबरी में कितना संकलन दिया है? 5 दिया है। तो 5 में यहाँ पे लास्ट में जो किसके बारे में जिक्र कर रहा है? चौथा और 5वीं, ठीक है, बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। खुशकिस्मती के गुलाब बाग की सिंचाई, ठीक है। अब कुछ है नहीं, तुम पढ़ो इसको, कुछ है नहीं इसमें। नीचे दिए गए अंश में अबुल फजल ने बड़े साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि उसने कैसे और किन से अपनी सूचनाएं हासिल की। जो भी ये बात जो लिखा गया है सूचनाएं, ठीक है। अबुल फजल अल्द मुबारक को यह शानदार हुक्म दिया गया, शानदार घटनाओं और राज्य क्षेत्र अधीन करने वाली हमारी फतहों की दास्तान ईमानदारी के कमल से लिखो। किससे लिखो? ईमानदारी के कलम से। चलो आराम से पढ़ो। कमल पढ़ रही है, कलम पढ़ रहे हैं। स्पीकर रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। चलो तसल्ली से मैंने काफ़ी खोजबीन और मेहनत करके महामहिम की गतिविधियों के सबूत और दस्तावेज इकट्ठे किए और बहुत समय तक राज्य के मुलाजिमों व शाही परिवारों के सदस्यों के साथ जवाब तलब किया। मैंने सच बोलने वाले समझदार बुजुर्गों और फुर्तीले दिमाग वाले सत्यकर्मी जवानों दोनों को परखा और उसके बयानों को लिखित रूप से दर्ज किया। सूबों को शाही हुक्म जारी किया गया कि पुराने मुलाजिमों में जिस किसी को बीते वक्त की घटनाएं याद हो, पूरे विश्वास के साथ या मामूली शब्द के साथ वे अपने स्मरण को लिखें और उसे दरबार भेज दें। मैंने क्या कहना चाह रहा है? मतलब उस समय जो घटनाएं घटी हुई है, किसी वहाँ पर जो लोग देखे हुए हैं पूरी ईमानदारी से वो दरबार में जाकर मतलब वो बताए। पाक मौजूदगी के एक और हुक्म रोशन हुआ, वो ये कि जो सामग्री जमा की जाए उसे शाही मौजूदगी में पढ़कर और बाद में जो कुछ भी लिखा जाना हो उसे उस महान किताब में परिविष्ट कर दिया जाए। और ये कि ऐसे ब्यूरो जो जांच पड़ताल की बारीकियों की वजह से या मामलों की बारीकियों की वजह से उसी समय अंजाम तक नहीं लाए जा सके, उन्हें मैं बाद में दर्ज करूँ। तो देख लो पूरा जो लिखाया गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अबुल फजल जो भी यहाँ पे लिखाया गया है आईने अकबरी, उसमें ऐसे भी चीज़ यहाँ पे शामिल है जो कि लोगों की बातों से, ठीक है, आम लोगों की बातों को भी उसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। मैंने जो भी यहाँ पे फ्री छोड़ दिया गया है। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले शाही गुप्त राहत पाकर कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की, जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। मैंने इलाही संवत के 19वीं साल से जब महामहिम की दानिशमंद दफ्तर स्थापित किया था, घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया और उसके भरे पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल नकल हासिल की गई। राज्याभिषेक से लेकर आज तक सूबों की जारी किए गए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने से कई कोड को भी शामिल किया जो साम्राज्य के मामलों दूसरे देशों में घटी घटनाओं के बारे में थी और जिन्हें ऊंची अफसरों और मंत्रियों ने भेजा था। और जवाब तलब हुआ खोजबीन के तंत्र से मेरी हिम्मत पसंद रूह संतृप्त हो गई। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे और ज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकर और दूरदर्शी लोगों ने लिखे थे। इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस बाग अकबरनामा को सींचने और नमी देने के लिए मैंने हौज बनाया। क्या मैंने कहने की कोशिश कर रहा है? ये बातें क्या बताने की कोशिश कर रहा है?
बारीकी से उसमें खींचने का प्रयास कर रहा था। हुई है फौज की तरह, मतलब क्या एग्जाम्पल हो? जिस तरह से हम लोग की हौज की गहराई होती है, उसी तरह से गहराई में चल करके वो मुगल साम्राज्य के बारे में बताने का प्रयास। दांत यार फिर से पढ़ो दोबारा, नहीं समझ में आया तो तुमको हम सब समझ रहे हैं। दोबारा पढ़ो रिपीट करके। ईश्वरीय अध्यादेश का खुलासा करने वाले इस ध्यान दो तुम भी। शाही हुक्म से अपनी गुप्त फिक्र से राहत पाकर मैंने ऐसे कच्चे प्रारूप लिखने की शुरुआत की जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये अपनी गुप्त फिक्र से, मैंने पहली बार ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई पहले मैंने कुछ लिखा उखा नहीं है। ठीक है, पहली बार मैंने जब शाही हुक्म पाया है कि मुझे क्या करना है, लिखना है। कौन बोल रहा है? फजल बोल रहा है कि मुझे कुछ लिखना है, तो मैंने सब चीज़ छोड़ के मैंने लिखना क्या किया, शुरू किया। अब कैसे लिखा जाए, क्या लिखा जाए, मैंने ठीक है मैंने कच्चे प्रारूप लिखने की क्या की शुरुआत की, मैंने रफ वर्क करने की क्या की शुरुआत की। रफ होता है ना कि किसके बारे में, मुगल काल के बारे में। चलो, जिसमें शैली या विन्यास की खूबसूरती क्या थी, नहीं थी कि कई क्या शैली है, उसको कैसे हम मन अच्छा से लिख पा रहे, नहीं लिख पा रहे। चलो, मैंने इलाही संवत के 19वें साल से जब महामहिम की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया था। क्या कह रहा है? मैंने इलाही संवत के, इलाही संवत क्या है, कैलेंडर है ये, कि उसके 19वें साल से, मैंने जब महामहिम की, मैंने किसकी, अकबर की दानिशमंद अक्ल से दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया था। दानिशमंद, ठीक है, दानिश का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक है, ईमानदार, ठीक, समझदार के संदर्भ में कह सकती हो कि एक दस्तावेज दफ्तर स्थापित किया था और घटनाओं का इतिहास वृत्त हासिल किया, और उसके भरे, ठीक है, पूरे पन्नों से मैंने कई मामलों का क्या किया, ब्यौरा पाया। काफ़ी तकलीफें उठाकर उन सभी हुक्मों की मूल या प्रति नकल हासिल की जो राज्याभिषेक से लेकर आज तक सुबह को क्या किए थे, जारी किए गए थे। तो ये डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है कि कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुक की बात कर रहा है, बुक नहीं कहेंगे, डॉक्यूमेंट ही कहेंगे। हाँ, दस्तावेज की बात कर रहा है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए मैंने उसमें से कई रिपोर्टों को क्या किया, शामिल किया, जो भी दस्तावेज था, जो साम्राज्य के विभिन्न मामलों या दूसरे देशों की घटनाओं के बारे में थी, जिन्हें ऊंचे अफसरों और मंत्रियों ने क्या हुआ था, भेजा था। और जवाब तलब व खोजबीन के तंत्र से मेरी मेहनत पसंद रूह संतृप्त हो गई। यानी कि काफ़ी मैंने खोजबीन किया, जवाब सवाल किया, उसमें जो भी बातें थी अपने आप से होता है ना, अपने आप से होता था। कह रहा है काफ़ी मुझे क्या लगा, अच्छा लगा, काफ़ी कुछ मुझे जानने के लिए उसे मिला। बड़ी कर्मठता के साथ मैंने वे कच्चे मसौदे व ज्ञान पत्र भी हासिल किए जो जानकार और दूरदर्शी लोगों ने क्या हुए थे, लिखे थे। जो भी डॉक्यूमेंट्स की ये बात कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन तरीकों से खुशकिस्मती के इस गुलाब बाग को सींचने और नमी देने के लिए मैंने क्या किया, हौज बनाया। कह रहा है कि अब इन तरीकों से, ठीक है, उस किस्मती के इस गुलाब बाग को सींचने, ये गुलाब की बात कर रहा है, मारेंगे जहाँ नहीं तो तुम ही तो हो। उस गुलाब की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि ठीक मैंने क्या पा लिया, मतलब पौधा पा लिया। क्या पा लिया? पौधा पा लिया। गुलाब का मैंने पौधा पा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पौधा का मतलब क्या है? अकबरनामा जो किसने लिखा हुआ था? बाबर ने बाबरनामा लिखा था। ठीक है, अकबरनामा शायद अबुल फजल के द्वारा ही शायद लिखा गया है। इसको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये अबुल फजल की बात की जा रही है। ठीक है, अबुल फजल की ही बात की जा रही है। ठीक है, अबुल फजल को अब समझ में आ गया, सारा चीज़ उसको कच्चा चिट्ठा मिल गया, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गया। अब उसको सींचने का समय आ गया कि भाई जो भी बिखरा हुआ चीज़ है
उसको हम सही तरीके से क्या कर पाए, प्रेजेंटेशन दे पाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए बोला कि इस तरीक़ों से खुशकिस्मती के इस गुलाब को सींचने और नमी देने के लिए मैंने क्या किया, हौज बनाया। अर्थात अब जो भी उसको डॉक्यूमेंट्स मिल गया उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो अपना पूरे तरीके से लेखन प्रणाली क्या किया, जो भी कच्चा वर्क था, जो रफ वर्क था, चूँकि अब बुक लिखना है तो वो ऐसे तो नहीं लिखाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस गुलाब को सींचने के लिए, पौधे को सींचने के लिए क्या चाहिए, हौज चाहिए पानी इकट्ठा करने के लिए। वैसे ही इसको भी उस बुक को लिखने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए, लेखन प्रणाली चाहिए, लेखन प्रणाली शैली चाहिए, शांत मन चाहिए। सारे चीज़ों को क्या किया, इकट्ठा किया। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही है, तुम लोग पढ़ोगे नहीं, लगेगा कब जल्दी जल्दी पढ़ के निकल लिया, भाग लिया, अपना काम ख़त्म करें। अपना काम नहीं ख़त्म कर रहे, अपने आप को ख़त्म कर रही हो। समझने का तुम बस अकबरनामा को दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार, कितना मेहनत से अबुल फजल के द्वारा क्या किया गया, लिखा गया। उस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। अकबरनामा यही है, आईन-ए-अकबरी। आईन-ए-अकबरी, अच्छा यही है अकबर। ठीक, अकबरनामा। क्या हुआ देखो, बुक बाय अबुल फजल, अकबरनामा, ठीक है। मैंने अकबर के दरबार में बहुत सारे ऐसे क्या थे, डॉक्यूमेंट्स थे। उन्हीं सारे डॉक्यूमेंट को पूरा इकट्ठा किया, सोचा समझा, तब जाके क्या किया, वो अकबरनामा को क्या किया, लिखना शुरू ठीक है, किया। समझ में आया? इसके बारे में और आगे हाँ, क्या दिया है, कहाँ दिया है? हाँ, अबुल फजल अपने आश्रयदाता को अकबरनामा की पांडुली पेश क्या कर रहे हैं, अबुल फजल अपने आश्रयदाता अकबरनामा की पांडुली क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। ठीक है, देखो किसको पेश कर रहा है, अकबर को जा रहा है ना देने कि लीजिए भाई, आपका अकबरनामा क्या है, तैयार है, आपके बारे में और आपके राज्य के बारे में सारी चीज़ों को मैंने क्या किया है, लिख दिया है। हालांकि बादशाह अकबर के शासन की सहूलियत के लिए आइन को आधिकारिक तौर पर विस्तृत सूचनाएं जमा करने के लिए प्रायोजित किया गया था। ठीक है, कि भाई सारी सूचनाएं एक जगह डिटेल्स में क्या हो जाए, मिल जाए। फिर भी यह किताब आधिकारिक दस्तावेजों की महज नकल से कहीं क्या हो रही थी, बढ़कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें आ चुकी थी। ये बात देखो, ऑलरेडी ये जो बातें थी अकबर के जो भी उसका जो डॉक्यूमेंट था, राजसी जो डॉक्यूमेंट होता है ना, कि शासक क्या कर रहा है, क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे टुकड़ों में क्या हुआ था, बटा हुआ था। इसको किसने, अबुल फजल ने पूरा इकट्ठा करने की कोशिश की सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। हम जानते हैं कि इसकी पांडुलिपि को लेकर लेखक द्वारा 5 बार संशोधित किया गया। एक बार खुश क्या हुआ, नहीं हुआ। इससे ऐसा लगता है कि प्रामाणिकता की खोज में अबुल फजल काफ़ी सावधानी क्या होते थे, बरतते थे कि जो भी चीज़ मैं ले रहा हूँ उसमें कुछ न कुछ प्रामाणिकता झलकनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अकबर के बारे में किताब लिखा जा रहा है, जिस किताब का नाम था, क्या था, अकबरनामा। उदाहरण के तौर पर मौखिक बयानों को तथ्य के रूप में किताब में शामिल करने से पहले अन्य स्रोतों से उसकी असलियत और सच्चाई की पुष्टि करने की कोशिश की जाती थी। कैसा ना लिखे कि आज भाई लिख दे या कल लगे कि ये काल्पनिक चीज़ें हैं, है कि नहीं है। अकबर इसमें सावधानी बरतना था। सांख्यिकी वाले खंड में सभी आंकड़ों को अंकों के साथ शब्दों में भी लिखा गया, ताकि बाद की प्रतियों में नकल की गलतियां क्या हो सके, कम से कम हो सके। जो भी आंकड़ा होता है ना, डेटा जिसको बोला जाता है, जो भी आंकड़ा है उसको सावधानी से इसमें क्या किया गया, डाला गया। आइन का अनुवाद देखो, आइन का अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने क्या किया, इसका अनुवाद किया। आइन माने क्या है, आइन है अकबरी माने अकबरनामा है। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी
बिब्लियोथिक श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद कौन है? ब्लॉकमैन का है। बाकी के 2 खंडों के अनुवाद H.S. जैरेट ने किया। क्या यहाँ पे दिखाया गया है जो भी अनुवाद हुआ है। फिर भी जिन इतिहासकारों ने आइन का अध्ययन किया वे बताते हैं कि यह ग्रंथ पूरी तरह समस्याओं से परे क्या है, नहीं है। मैंने इसमें कुछ समस्याएं भी क्या है मौजूद है। जोड़ करने में कई गलतियां पाई गई है। ऐसा माना जाता है या तो एक अंक गणित की छोटी मोटी चूक है या फिर नकल उतारने के दौरान अव्वल फजल के सहयोगियों की क्या भूल, क्योंकि अव्वल फजल पूरा अपना जान लगा दिया ना उस किताब को लिखने में। बहुत सारे सहयोगियों का ठीक है हेल्प भी लिया। आमतौर पर ये गलतियां मामूली है और एक व्यापक स्तर पर किताबों के आंकड़ों की सच्चाई को कम क्या करती, नहीं करती। हो सकता है इतना मोटा बुक लिखा गया, थोड़ी बहुत ठीक है ये सारी चीज़ें आ गई है, लेकिन इसके बाद भी इस बुक की ठीक है अगर महत्वता की बात करें तो कम क्या हो जाती है, नहीं हो जाती है, सच्चाई को बता ही रहा है। आइन की एक और सीमा यह है कि इसके संख्यात्मक आंकड़ों में विषमताएं हैं। सभी सूबों से आंकड़े एक ही शक्ल में नहीं एकत्रित किए गए। जो भी डेटा लिया गया होगा अलग अलग क्षेत्रों से, मसलन कई सूबों के लिए जमींदारों की जाति के मुतालिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई, वहीं बंगाल और उड़ीसा के लिए ऐसी सूचनाएं मौजूद क्या है, नहीं है। इसका मतलब कि आंकड़ों में थोड़ा संदेह जा रहा है, पहले ही बता दिया लोगों ने कि हो सकता है कि सही से उसको ठीक है कैलकुलेट किया गया। इस तरह जहां सूबों से लिए गए राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफलीस से यहाँ पे दिए गए हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रूप से दिया गया है, वहीं उन्हीं इलाकों से कीमतों और मजदूरी जैसे इतने ही महत्वपूर्ण मापदंड इतने अच्छे से दर्ज क्या किया गया, नहीं किया गया है। जो भी कीमत है उसमें क्या रेट था, क्या चल रहा था, ठीक है, कीमतों और मजदूरी की दरों को जो विस्तृत सूची आइन में दी गई है वह साम्राज्य की राजधानी आगरा या उसके इर्द गिर्द की इलाकों से क्या की गई है, ली गई है। जाहिर है देश के बाकी हिस्सों के लिए इन आंकड़ों की प्रासंगिकता क्या है, सीमित है, बहुत अधिक तथ्यात्मक साबित क्या होते नहीं होते। अब यही आइन अकबरनामा को वहीं सोचो जो अकबर की जो मूवी बनी, कितना इस बुक से हेल्प लिया गया कि नहीं लिया गया होगा। सोचो कितना बार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, फैले हुए डॉक्यूमेंट्स को अब अबुल फजल ने बहुत सारे अपने सहयोगियों के माध्यम से उस बुक को पूरा किया। फिर उस बुक को देखो वर्तमान में ठीक है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, हिंदी में भी ये बुक उपलब्ध है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी बुक को लिखा गया 5-5 पार्ट में, सोचो मूवी बना, इसे ही थोड़े बन जाता है। हर एक चीज़ को काफ़ी लोग उसमें समय देते हैं, समझ में आ रहा है। समय देने के बाद सारा चीज़ फिर करने के बाद फिर वो एक मूवी बनाते हैं। तो जो देखिए तुम लोग अकबर, योद्धा अकबर, और कुछ नहीं, आइन अकबरी की बहुत सारी बातें उसमें क्या है शामिल है जो दिखाया गया है। कह रहा है कि इन सीमाओं के बावजूद आइए अपने समय के लिए एक असामान्य व अनोखा क्या है दस्तावेज है। कौन? अकबरनामा। मुगल साम्राज्य के गठन और उनकी संरचना को मंत्र मुग्ध करने वाली झलकियां दिखाकर उसके बाशिंदों व उत्पादों के बारे में सांख्यिकी आंकड़ा देकर अबुल फजल मध्यकालीन इतिहासकारों की अब तक प्रचलित परंपराओं से कहीं आगे निकल गया कि भाई उसने जो लिखा उस समय डेटा के साथ बहुत सारी चीज़ें जो पेश किया ना, ये इसकी खासियत बन गई और यह निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि थी। गौरतलब है कि मध्यकालीन भारत में अबुल फजल से पहले के इतिहासकार ज़्यादातर राजनीतिक वारदात के बारे में ही लिखते थे, जैसे कि जंग, फतह, सियासी साजिश। लेकिन इसने क्या कर दिया, अकबर से जुड़ी या फिर अकबर के जो भी ठीक है मुगल साम्राज्य से जुड़ी एक एक चीज़ों को क्या किया, सामने ला दिया। ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। वंशीय उथल पुथल से जो संभावित था, जो भी इतिहासकार जो लोग लिखते थे इस समय, देश, उसके लोग या उत्पादकों का जिक्र गाहे बगाहे प्रसंगवश ही आता था, और वह भी एक ऐसे लेख साज सज्जा के रूप में जिसकी दिशा मूलतः राजनीतिक होती थी। भारत के लोग और मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तृत सूचनाएं दर्ज करके आइन ने स्थापित परंपराओं को पीछे छोड़ दिया। इस तरह 17वीं सदी के मुहाने पर भारत के अध्ययन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन गया।
जहाँ तक कृषि संबंधों का सवाल है, आइन के सांख्यिकी सबूतों की अहमियत चुनौती के परे है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण लोग उनके पेशों, व्यवसाय, साम्राज्य की व्यवस्था और उनके उच्च अधिकारियों के बारे में जो सूचनाएं या ग्रंथ मुहैया कराता है, उनकी मदद से इतिहासकार समकालीन भारत के सामाजिक ताने बाने का इतिहास पुनः क्या करते हैं, रचते हैं। समझ में आ गया? पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो इस बुक में हम लोग आइन अकबरी के बारे में क्या किए हैं, पढ़े हुए हैं। उन्हीं बुक में जो दिया गया बातों को आइन अकबरी से निकाल के दिखा दिया है। अब क्या है, पूरा दिखाया है, छोटा सा एक झलक दिखा दिया है कि भाई किसान कैसे थे, महिलाओं की स्थिति क्या थी, जमींदार कैसे थे, यही सब था ना, मुगल अधिकारी कौन थे, बहुत हल्का झलक दिया हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यही जो दिया है पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य के बारे में, सोचो जब मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ लोगे, बाबर, हुमायूं से लेके पूरा लास्ट तक जब तुम पढ़ लोगे मुगल साम्राज्य के बारे में, तो दे देगा कि मुगल साम्राज्य के बारे में आर्थिक गतिविधियों को लिखे, राजनीतिक गतिविधियों को लिखे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुगल काल में व्यापार कैसे था उसके बारे में बताएं। अब यहाँ पे एक शासक को लेके कभी नहीं चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूरा का पूरा एकदम रेंज दे देगा। तो ये सब पढ़े रहोगे तो आगे जाके काफ़ी हेल्प करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, तो इसको अच्छे से रिवीजन करो। कालक्रम नीचे है, यहाँ पे एक बार इसको देख लेना, ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, शुरू से दिखाया जा रहा है कब कब क्या हुआ है। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल क्या बनता है, बादशाह बनता है। अभी तक दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान होता है कौन, इब्राहिम लोदी। वही लोदी को हरा के फिर अब दिल्ली सल्तनत रही रह जाएगा, क्या बन जाएगा, मुगल सल्तनत। ठीक है, मुगल साम्राज्य बन। दिक्कत अब ये आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक हीरो आएगा शेर शाह, जो बिहार का होता है, और इस शेर शाह को लेकर बड़ी क्वेश्चन बिहार पूछता है। देखेंगे हम लोग, काफ़ी लंबी चौड़ी सी कहानी है। जब आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसी का कुछ गुलामों में, ठीक है, बिहार में लोग रख जाते हैं, बस जाते हैं। बख्तियार खिलजी वगैरह का नाम सुनी हो सब, जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, जला दिया था। ऐसा माना जाता है कि वहीं जब बिहार की तरफ उस समय गया था, जो आग लगा दिया था, तो उसी में बहुत सारे लोग जो गए थे, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग कहाँ बस गए थे, जाके बिहार में बस गए थे। तो थे कौन सा, दिल्ली सल्तनत वाले थे। कौन, दिल्ली सल्तनत वाले। अब ये जब इब्राहिम लोदी को जो पानीपत में हराएगा बाबर, जब मुगल साम्राज्य की स्थापना करेगा, पगला जाएगा शेर शाह। समझ में आया कि नहीं आया? पहले बड़ी मज़े की बात है कि पहले ये जो होता है, देखेंगे हम लोग, हुमायूं का वफादार रहता है, लेकिन इसको अचानक से दिल्ली सल्तनत प्रति प्यार क्या होता है, जाग उठता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हुमायूं के शासन का पहला, बाबर के बाद कौन आता है, हुमायूं आता है। देखेंगे दोनों बड़ा, इनका जो लाइफ स्टाइल है बाबर हुमायूं का, सब भागते भागते ख़त्म हो जाता है सब। हुमायूं को शेर शाह हरा देता है। समझ में आ रहा है? शेर शाह हरा देता है, एकदम बूढ़े में फिर मानता नहीं है कौन, हुमायूं। शेर शाह हरा के दिल्ली में कंट्रोल किसका रहता है, शेर शाह का रहता है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य के बाद सूरी साम्राज्य आएगा, किसका, सूरी साम्राज्य। काफ़ी बड़े रूप में देखा जाएगा, बिहार का, मुस्लिम ही है लेकिन बिहार का। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से पुनः जो सूर्य को कौन हरा देगा, हुमायूं हरा देगा, और तब जाकर स्टेबलाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से क्या करता है, हासिल करता है, और इसी समय किसकी मृत्यु हो जाती है, बाबर की नहीं, हुमायूं की। ठीक है, लाइब्रेरी की जो सीढ़ी होते हैं उसी से गिर के मर जाता है। समझ में आया? तब कौन आता है, अकबर आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए यहाँ पे देखेंगे 1526 से लेकर लगभग 1555-56 जब तक अकबर नहीं आ जाता, तब तक की स्थिति काफ़ी डमाडोल होती है। देखो शेर शाह भी 15 साल राज करता है, सूरी साम्राज्य है कि नहीं है? तो हमेशा ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, फिर सूरी आएगा, सूरी वंश, फिर कौन आएगा, मुगल साम्राज्य आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वही है कि अब दिल्ली सल्तनत को जो अंतिम जो शासक होता है, लोदी, देखेंगे इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, बकलोल लोदी जो था ना, सब इस सबको जो पदस्थ किया, किसने किया,
ठीक है, मुग़ल बादशाहों ने किया, बाबर ने किया, ये एक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि भाई अब मगध साम्राज्य का, ठीक है, जो अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, नंदवंश था ना, उसको भाई मौर्यों के द्वारा क्या कर दिया गया? अपदस्थ कर दिया गया। तो इससे ही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अब उस मगध साम्राज्य की जगह एक नया मौर्य साम्राज्य की क्या की गई? स्थापना की गई। तो कुछ इसी टाइप का यहाँ पे है। बाकी देख लेना, शासन काल देखते रहना, क्योंकि अभी से देखोगी तो माइंड थोड़ा सा रिकॉल करते रहेगा। समझ में आ रहा है? और इसको तो बड़ा अच्छा है कि इसको तुम लोग लिख के टांग दो कहीं, क्योंकि अभी जो है ना, अभी लग रहा होगा कि मिल ही रहा है, लेकिन अगर इसको लास्ट में लिख के टांग देगा तो बहुत ही हेल्प करेगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिख के भरो, कोई दीवार के लिए फ्री हम छोड़ दें तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं तो ये समझो कि लिख के मतलब टेप लगाना सब, यानी कि गोद लगा देना, ठीक है, टेप लगाओ सब, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो इधर कुछ तुम लोग करना है नहीं, लेकिन वही है कि नोट्स बनाती हो सब ईमानदारी से, इसीलिए सब छोड़े हुए हैं। अब नोट्स बनाने के बाद बोलेंगे कि क्वेश्चन करो, तो फिर उतना समय नहीं मिल पाएगा, करते रह जाओगे सब। समझ में आ रहा है ना? रिवीजन ठीक से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन सारे चीज़ों से तुम लोगों को आज़ादी दिए हुए हैं। तो आज़ादी इसीलिए दे रहे हैं कि भाई इसका मेंस में बदला निकलेगा, और इसको अच्छे से, ठीक है, जो पूरी प्रक्रिया है थोड़ा समझ के आना, क्वेश्चन का नेचर भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करना। ठीक है, अब कल का क्या टॉपिक है? कितना बड़ा टॉपिक है? लंबा टॉपिक है। शासक और यहाँ पे त्रिविधि, सब मुगलों के बारे में दिया। मेरे ख्याल से कल का टॉपिक, कल का जो कल ज़्यादा नहीं है, मोटा है। अच्छा देख लेंगे, ठीक है। शासक और यहाँ पे अब पढ़ाने में समस्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब एक शासक आया, कौन कैसे किया, क्या किया, समझ में आ रहा है? एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा समस्या नहीं होगी। बिखरा हुआ टॉपिक होता है ना, फिर पढ़ाने में हमेशा उस टॉपिक को समस्या होती है। सीक्वेंस रहेगा तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो कल आओ, सब करके जाओ, टाइम तो बहुत है अभी, जाके सब अपना होमवर्क करो और